गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक आर्थिक विकास की समझ। आर्थिक विकास की समझ में हमने अध्याय 1 को पूरा करने के बाद में स्टार्ट कर लिया था हमारा अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को लेकर के अब तक हमने 4 भागों का अध्ययन कर लिया, जहां हमने ये जाना था कि क्षेत्रक होते क्या हैं, क्षेत्रकों का वर्गीकरण हमने किया, जहां हमने प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और हमारे तृतीयक सेक्टर को देखा, इनके आपस में क्या रिलेशंस हैं, एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हमने चर्चाएं कर ली थी। और एग्जाम की दृष्टि से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारा, यानी सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को लेकर के हमने कंसल्ट किया था, पूरा हमारा जो कॉन्सेप्ट था उसे क्लियर कर लिया था। वहां हमने ये देखा था कि किसी भी देश की हमें अगर जीडीपी देखनी है तो हमें गणना करनी होगी एक वर्ष के उत्पादित मूल्य की, चाहे वो वस्तुओं का उत्पादन हो या फिर वो सेवाओं का उत्पादन हो। इस उत्पादन मूल्य को आकलन करते समय हमें यह बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जो गणना का कार्य किया जाएगा वो हमारी अंतिम मूल्य पर किया जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमने देखा, हमने बिस्किट वाला एग्जांपल देखा था, जहां हमने कई चीज़ों को नेगलेक्ट किया था और अंत में हमने काउंटिंग कहां से की थी, बिस्किट का जो मूल्य था उसके ऊपर। तो ये सब कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके थे। बच्चों आपको याद होगा पिछले पार्ट यानी भाग संख्या 4 में हमने चर्चा की थी एक किसान परिवार लक्ष्मी के ऊपर, जहां हमने ये देखा था एक छोटा सा किसान परिवार है, 5 सदस्य एक छोटी सी भूमि से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और वहां पे हमें एक टॉपिक मिला था, वो था हमारा अल्प बेरोजगारी, जिसे हम किस नाम से जान रहे थे, उसके अपर नामों की बात करें तो हमने देखा था उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी हम जान पा रहे थे। इन सबको लेकर के जो हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा था वो ये कह रहा था कि हमारा प्राथमिक क्षेत्र की नहीं अपितु हमारा द्वितीयक तृतीयक समस्त क्षेत्र कैसे हैं जो इस छिपी हुई बेरोजगारी से प्रभावित हैं। अब हमारे पास में सबसे बड़ी समस्या ये निकल के आती है कि भाई आपको जब बीमारी का पता चल गया तो आपको ये पता है कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा कांटा बन रहा है अल्प बेरोजगारी। अब इस अल्प बेरोजगारी नामक बीमारी को हम कैसे हटा सकते हैं, हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं, तो इसके लिए जो हमने टॉपिक वहां देखा था वो था हमारा अतिरिक्त रोजगार का सृजन। भाई आप अतिरिक्त रोजगार का सृजन कर दीजिए। सुखराम हमें याद आ रहा है जिसका एग्जाम्पल हमने देखा था। सुखराम ने क्या किया था, लक्ष्मी के परिवार के कुछ सदस्यों को भाड़े पर ले गया और उन्हें अतिरिक्त आय दे दी थी, तो उनके लिए उसने अतिरिक्त रोजगार का सृजन कर दिया था। तो ये अतिरिक्त रोजगार का सृजन बड़े स्तर पे कैसे हो, एक लक्ष्मी को तो मानो सुखराम मिल गया जिसने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को आय के अन्य साधन दे दिए, परंतु अगर हम पूरे भारत को लेकर के या भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देख रहे हैं तो ये जो अतिरिक्त रोजगार के सृजन हैं ये कैसे होंगे, तो इसको लेकर के आज की हमारी कक्षा स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए इससे पहले हम नजर डालते हैं कुछ चर्चाओं पे, इन पे हम विचार करेंगे। देखिए आलेख 2 और 3 में दिए गए आंकड़ों का प्रयोग कर सारणी की पूर्ति करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। यदि आंकड़े कुछ वर्षों के नहीं हैं तो उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात है हम पहले आलेख देख लेते हैं। इन आलेखों से हम अच्छी तरह परिचित हैं क्योंकि हमने देखा था कि सकल घरेलू उत्पाद यानी हमारी जीडीपी में जो क्षेत्रक हैं, चाहे वो हमारा प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो, इनका क्या हिस्सेदारी है, इनके योगदान को हमने देखा था परसेंटेज में। अन्य आलेख में हमने ये देखा था कि इन क्षेत्रकों का रोजगार को लेकर के हमारी जीडीपी में क्या हिस्सेदारी है, यानी ये कितना रोजगार दे रहे हैं और कितना उत्पादन कर रहे हैं। इन सब दोनों का जो आलेख है वो हम यहाँ देख पा रहे हैं। वर्ष की बात कर लेते हैं। आंकड़े हैं हमारे पास वर्ष, वित्तीय वर्ष 1973-74 के और 2013-14 के। इसी क्रम में अगर रोजगार की हम बात करें तो अब की बार हमने आंकड़े लिए हैं 1977-78 के, और साथ में हम देख रहे हैं हिस्सेदारी में रोजगार में हम अन्य आंकड़े ले रखे हैं वर्ष 2017-18 के। तो चलिए इन आलेखों पे चर्चा करते हैं। तो इन आलेखों पर चर्चा करके हमें एक टेबल क्रिएट करनी है, इस टेबल को फिलअप करना है जहां हमें यह बताना है कि सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी कौन से क्षेत्र की, केवल प्राथमिक क्षेत्र की आप स्पष्ट कर दीजिए। तो चलिए एक बार नजर डालते हैं हम सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी की बात पर। तो यहां देखिए ये रहा हमारा क्षेत्रकों की हिस्सेदारी वाला आलेख, और यहां पर अगर हम प्राथमिक सेक्टर की बात करें वर्ष 1973-74 के वित्तीय वर्ष की, तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा प्राथमिक सेक्टर है उसका योगदान कितना रह रहा है, लगभग 40% के आसपास, 39 पॉइंट समथिंग परसेंट था ये, यानी हम कह सकते हैं लगभग 40%। तो हम टेबल में बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि भाई 1973-74 की अगर आप बात कर रहे हैं तो वहां पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में हमारे जो प्राइमरी सेक्टर है, हमारा प्राथमिक सेक्टर है, उसका हिस्सेदारी परसेंटेज था हमारा 40%, 40
73% लगभग। ठीक है, 73-74 के बाद में हम बात कर रहे हैं रोजगार में हिस्सेदारी, इसके आंकड़े हमने लिए नहीं तो हम डैश कर सकते हैं। अगला कॉलम क्या कह रहा है, वर्ष 1977-78 में सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी बताइए, तो उसके आंकड़े हमारे पास में अनुपलब्ध हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसी सेशन में रोजगार में हिस्सेदारी कितनी थी। तो देखिए 77-78 का आलेख अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो प्राथमिक सेक्टर क्या कह रहा है, प्राथमिक सेक्टर कहता है भाई मैं सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा हूं और मेरा परसेंटेज है लगभग 71%। तो इजीली हम क्या करेंगे, वहां पे हमारी जो टेबल है उसमें हम फिल कर सकते हैं 71% के लगभग। ठीक है, इसके बाद में हमें आंकड़े चाहिए वर्ष 2013-14 के, जहां हमें ये देखना होगा कि जीडीपी में हमारे प्राइमरी सेक्टर की जो हिस्सेदारी है वो कितना परसेंट है 2013-14। तो 2013-14 के आंकड़े हमारे पास में हैं, चलो देखते हैं। देखिए ये रहा हमारा 2013-14 और ये रही हमारी हिस्सेदारी का परसेंटेज। तो हम ये देख पा रहे हैं ये जो परसेंटेज था जो हमारा वर्ष 1973-74 में लगभग 40% था, वो डिक्रीज हो रहा है, वो कम हो रहा है और ये हो गया है लगभग हम कह सकते हैं 10% के आसपास, यानी लगभग 11% के आसपास ये हमारा आंकड़ा रहता है। तो हम इसको टेबल में फिल करते हैं एक बार। देखिए हमने टेबल में फिल किया, ये हमारा 11% और उस समय के हमारे रोजगार के आंकड़े हमारे पास में नहीं है। 17-18 की बात करते हैं और हम देखते हैं 17-18 में रोजगार की हिस्सेदारी में हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्रक है, जिसे हम कृषि और उसके सहायक क्षेत्रक के नाम से भी जानते हैं, उसका परसेंटेज रोजगार में कितना था। तो देखिए जहां पे हम देख पा रहे थे वर्ष 1977-78 के वित्तीय वर्ष की तुलना में जो हमारा वित्तीय वर्ष 2017-18 था, उसमें हमारे प्राइमरी सेक्टर की जो रोजगार में हिस्सेदारी परसेंटेज था वो क्या हुआ, वो डिक्रीज हो गया। और इसके कारणों की चर्चा हमने पिछले भाग में कर ली थी, कई सारे कारण थे, उन सब के बारे में हमने देखा था। तो यहाँ पे ये परसेंटेज जो कि पहले 72% के लगभग था, ये अब घट करके लगभग 44% हो गया। तो हम यहाँ पे आसानी से 44% राइट डाउन कर देंगे। ठीक है, चलिए आंकड़े हमने जुटा लिए। अब प्रश्न देखिए, 40 वर्षों में प्राथमिक क्षेत्रक में आप क्या परिवर्तन देखते हैं। भाई आंकड़े हमारे पास में आ चुके हैं। 40 वर्षों में अगर हम बात कर रहे हैं हमारे सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी की, तो हम ये देखेंगे कि 1973-74 की तुलना में वर्ष 2013-14 में जो ये हिस्सेदारी परसेंटेज था, उत्पादन हिस्सेदारी परसेंटेज था, वो काफी मात्रा में नीचे की ओर उन्मुख हुआ है। 40% था, 11% रह गया, काफी ज्यादा अंतर हो गया ना। हमें देख पा रहे हैं तिगुने से ज्यादा डिक्रीज हुआ है। इसके बाद में हम बात करें अगर रोजगार में हिस्सेदारी की, तो हम ये देखेंगे कि जो 71% आंकड़ा हमें मिल रहा था 1977-78 के वित्तीय वर्ष में, वो अब घट करके 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार 44% रह गया। परंतु अगर हम बात कर रहे हैं तुलना की, तो हिस्सेदारी की तुलना में इसमें कमी तो हुई है, परंतु उतनी कमी नहीं हुई जितनी हमारी हिस्सेदारी में हुई है। तो हम क्या कह सकते हैं, इस आधार पे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इस आधार पे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जीडीपी में प्राथमिक सेक्टर का जो उत्पादन था, हिस्सेदारी परसेंटेज था, वो कम हुआ है, परंतु आज भी लोग अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में हमारे प्राथमिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो बच्चों देखने की बात यह है भाई, ज्यादा लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, परंतु फिर भी उत्पादन कम हो रहा है, उत्पादन परसेंटेज बढ़ क्यों नहीं रहा। यही है हमारा अल्प बेरोजगारी, यानी छिपी हुई बेरोजगारी। अब इसका कारण देखिए हम अगले प्रश्न में हल कर सकते हैं, बड़ी आसानी से बता सकते हैं। देखिए कैसे, सही उत्तर का चयन करें। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग क्या करते हैं, अच्छे से याद कीजिए भाई, जहां जरूरत नहीं है वहां काम कर रहे हैं, अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं, अपनी क्षमता से कम एफर्ट कर रहे हैं, तो हम उस चीज को कहेंगे ये हमारी अल्प बेरोजगारी की स्थिति है, ये हमारी छिपी हुई बेरोजगारी है, ये हमारी प्रच्छन्न बेरोजगारी है। तो यहां हम बड़ी आसानी से चूज कर लेंगे कि अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं लोग, तो अल्प बेरोजगारी होती है। और यही कारण है कि प्राथमिक सेक्टर में हम देख पा रहे हैं, तुलना कर रहे हैं 40 वर्षों की, तो ये देख रहे हैं कि आंकड़े कह रहे हैं कि भाई आपका उत्पादन में जो हिस्सेदारी है वो काफी मात्रा में घटा है, परंतु रोजगार में आज भी आपके अंदर ज्यादा मात्रा में लोग लगे हुए हैं। तो स्पष्ट होता है वहां पर कौन सी हिस्सेदारी, कौन सी बेरोजगारी पनप रही है, वहां पर उस क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी पनप रही है। क्लियर हुआ ना ये। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए, तो चलो भाई अल्प बेरोजगारी हो गई, इसका आपने सॉल्यूशन भी बता दिया था, टॉपिक भी ले लिया था हमने कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना है, परंतु समस्या ये है कि ये कैसे होगा, अतिरिक्त रोजगार का हम सृजन कैसे कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी। भाई यहाँ से क्वेश्चंस कैसा पूछा गया था, देखिए, अल्प बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, इसे दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो हम कह सकते हैं सीधा सीधा भाई अतिरिक्त रोजगार का सृजन कर देना चाहिए, जिससे कि अल्प बेरोजगारी की समस्या कम हो सकती है। अब कैसे होगी, उदाहरण से समझते हैं। देखिए, हमारा एग्जाम्पल हमारी लक्ष्मी के जो किसान परिवार की थी उस पर निर्भर कर लेते हैं उस एग्जाम्पल को। चलिए याद करिए, लक्ष्मी का परिवार याद आ रहा है, ठीक है। 2 हेक्टेयर भूमि है, 5 परिवार का सदस्य है, असिंचित कृषि भूमि है इनके पास में, ठीक है, असिंचित कृषि भूमि है, जिसमें क्या कर रहे हैं ये अपने केवल जो बारिश पर आधारित कृषि है वो कार्य करते हैं, सारे सदस्य इसी में लागू हैं, और इनके पास में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है अल्प बेरोजगारी की, ठीक है, अल्प बेरोजगारी की। चलो अब हम इसको दूर करते हैं, कैसे करें, उपाय देखते हैं। देखिए, सबसे पहला उपाय हम ये देख रहे हैं कि ऐसा कुछ किया जाए, या हम कहें कि इसके जो खेत है उसमें क्या करे, गवर्नमेंट सरकार एक कुएं की व्यवस्था करे, नलकूप ट्यूबवेल की व्यवस्था करे, जिससे क्या होगा, इसके खेत में ट्यूबवेल होगा तो अब ये असिंचित कृषि नहीं करेगी, असिंचित के साथ साथ ये रबी की फसलें स्टार्ट कर देंगी, खरीफ जायद जैसी फसलों का भी उत्पादन ये शुरू कर देंगे, जिनमें कि पानी की ज़्यादा आवश्यकता होने वाली, सब फसलें स्टार्ट कर दी, ज़्यादा फसलें होंगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा व्यक्ति काम करेंगे, यानी सब अपनी क्षमता के अनुसार काम करेंगे। तो हम कह सकते हैं जो अल्प बेरोजगारी की समस्या है वो कम हो गई। समझने की कोशिश कीजिए, सरकार द्वारा ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जिनसे कि नए रोजगार का सृजन हो सके, तब हम जाकर अल्प बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, कुआं नहीं बना, चलिए डैम या नहर के द्वारा इसके खेत को पानी दिया जाए सिंचाई के लिए, जिससे कि ये कृषि में उन्मुख कार्य कर पाए, अच्छे कार्य कर पाए, अच्छी फसल प्रोडक्ट कर पाए, जिससे कि क्या होगा, जिससे इसके आय के स्रोत बढ़ेंगे और उस आय का ये अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेंगे, और उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो अन्य व्यक्ति हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। स्पष्ट हुआ भाई, आय बढ़नी चाहिए, व्यक्तियों के आय के साथ साथ रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, और उन रोजगार के अवसरों के साथ साथ इनका जो जीवन स्तर है वो सुधरेगा और अल्प बेरोजगारी की समस्या कम हो जाएगी। ये वाला उपाय कर लिया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई लक्ष्मी की स्थिति सुधारने के लिए केवल एक पानी ही जरूरत में, मतलब पानी की ही जरूरत है, ऐसा ही कह सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि खेती के कार्य के लिए जहां हम देखते हैं पानी की ज़्यादा आवश्यकता है, उसके साथ साथ अच्छी किस्म के बीज भी होने चाहिए। अच्छे किस्म के बीज खरीदने हैं, पैसे भी चाहिए भाई, पहले ही इसकी स्थिति खराब थी, पैसे कहाँ से लाए? तो अगर ये साहूकार से पैसे लेती है तो क्या होता है, वहां पर इसको देना पड़ता है ज़्यादा ब्याज। अगर ज़्यादा ब्याज देगी तो ये कर्जे में डूबेगी, फिर स्थिति ऐसी की ऐसी रहेगी, कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो सरकार को सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को उचित दर पर ऋण भी उपलब्ध कराना जाना चाहिए, जिससे कि वो अपनी फसलों को उत्पादित करने के लिए जो सहायक सामग्री है, बीज है, खाद है, ये सब वो खरीद सके और एक उन्नत फसल उत्पादित कर सके, जिससे कि उनकी आय भी बढ़े और उन पर ब्याज का बोझ भी ना पड़े। समझ रहे हैं आप? ठीक है। इसके बाद में हम अंतिम कारक पर चर्चा कर लेते हैं। चलो, इसने फसल तो उत्पादित कर दी, अच्छी फसल भी हो गई, परंतु जब तक उस फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा, वो बाजारों तक नहीं पहुंचेगी, सही हाथों में नहीं जाएगी, तब तक इसको आय प्राप्त नहीं होगी। तो सरकार को ऐसी व्यवस्था भी करनी होगी कि जिसके द्वारा किसानों को उनकी फसल को उचित मूल्य पर बेचने की व्यवस्था प्राप्त हो। उनके जो भंडार गृह हैं उनका निर्माण कराया जाना चाहिए, ताकि वो अपने स्टॉक कर सके, अपनी फसलों को, अतिरिक्त फसलों को स्टॉक कर सके और अच्छे मूल्य मिलने पर उन्हें बेच सकें। तो हम सरल शब्दों में ये समझ पा रहे हैं, यहाँ हमने बात की है केवल प्राथमिक सेक्टर की। प्राथमिक सेक्टर में अगर हमें बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी को दूर करना है तो उसके लिए यह है कि कृषि को उन्नत करना होगा, कृषि के जो साधन है उन्हें उन्नत करना होगा, किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना होगा, किसानों की उपज को बाजारों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी और उनके लिए उचित भंडारण, उचित परिवहन की व्यवस्था भी की जाएगी। अगर ये सब कार्य हम करते हैं तो प्राथमिक सेक्टर में जो अल्प बेरोजगारी की समस्या है वो हमारी दूर हो सकती है। ठीक है, चलो भाई, जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा था कि ये समस्या केवल प्राथमिक सेक्टर की नहीं है, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में भी है।
तो वहां कैसे दूर करेंगे? वहां के लिए हम ये कह पाएंगे कि उनमें जो सुधार है उसके लिए नियम और विनियम बनाए जाएंगे। इस आधार पे हम रोजगार को दो भागों में बांट सकते हैं, असंगठित और संगठित, जिनकी चर्चा हम आगामी कक्षा में करेंगे। तो हम ये समझ पाएंगे कि उनमें अच्छे खासे नियम बनाए जाएं, उनमें जो मजदूरी करने वाले मजदूर हैं उन्हें एक सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाए, उनके लिए ऐसी योजनाएं बनाई जाएं कि उनको कार्य निश्चित अवधि के लिए तो मिले ही मिले। तो ये सब चीजें करके हम इन क्षेत्रकों में जो अतिरिक्त रोजगार का सृजन है वो कर सकते हैं और यहाँ पर जो छिपी हुई बेरोजगारी है उसे हटा सकते हैं। तो ये तो हुई चर्चा। अब निष्कर्ष देखिए बच्चों, कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हो सकेंगे और अल्प बेरोजगारी की समस्या अपने आप कम हो जाएगी। एग्जाम्पल से हमने समझ लिया, बिल्कुल ठीक है। अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना जहां बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सके। कैसे? देखिए, अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात कर लेते हैं। जैसे हमने देखा कि भाई जैसे हम गुड़ बनाने का कारखाना लगा रहे हैं, ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र चाहिए, इसके लिए हमें सस्ते श्रमिक चाहिए, ऐसे श्रमिक चाहिए जो अपने घर के पास में रह सकें, क्योंकि हम उन्हें आवास मुहैया नहीं करा पाएंगे। ये एक छोटा उद्योग है, अगर हम उन्हें आवास जैसी सुविधाएं भी देंगे तो हमारा उद्योग प्रभावित हो सकता है, ठीक है, हो सकता है ना, कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं है, छोटा उद्योग है। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के जो उद्योग हैं, इस प्रकार की जो सेवाएं, जैसे हम कहें परिवहन की सेवाएं, परिवहन की सेवा में काफी सारे लोगों को रोजगार मिलता है। तो ऐसे जो उद्योग या सेवाएं हैं उनकी पहचान करनी है और उन्हें बढ़ावा देना है, ताकि अधिक से अधिक संख्या में जो लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है वो यहाँ नियोजित किए जा सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हम अतिरिक्त जो रोजगार का सृजन है वो कर सकते हैं और हमारी जो प्रखर मुख्य समस्या है अल्प बेरोजगारी, उसे हम दूर कर सकते हैं। तो चलिए, ये बात हुई हमारी अल्प बेरोजगारी की। देखिए, इसके बाद में अगर हम विचार करें तो हमारे सामने एक प्रश्न आता है, आपके विचार से आपके क्षेत्र में किस समूह के लोग बेरोजगार अथवा अल्प बेरोजगार हैं? क्या आप कुछ उपाय सुझा सकते हैं जिन पर अमल किया जा सके? बिल्कुल, देखिए, ये हमारा खुद का क्वेश्चन है, हमें हमारे आस पड़ोस में देखना है कौन से लोग हैं जो बेरोजगारी की ओर उन्मुख हैं। चाहे हम ये कहें कि जो प्राथमिक सेक्टर में लगने वाले लोग हैं, द्वितीय सेक्टर में कार्य कर सकते हैं, या फिर वो तृतीय सेक्टर में कार्य कर सकते हैं। कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे लोगों का समूह है जो बेरोजगार है या फिर अल्प बेरोजगारी से ग्रसित है? तो हमें उनको आकलन करना है, उनको बनाना है सारणी की भाई ये लोग हैं, इसी सेक्टर से बिलोंग करते हैं और उन्हें हम कैसे रोजगार की ओर उन्मुख कर सकते हैं उसके बारे में हमें स्वयं लिखना होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लक्ष्मी का एग्जांपल हमने देख लिया है, तो ये हमारे लिए इतना कठिन नहीं होगा। चलिए, इसके बाद में हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। तो अब देखिए, भारत में 60% जनसंख्या 5 से 29 वर्ष आयु की है। बिल्कुल, इनमें से 51% के लगभग ही विद्यालय जाते हैं। शेष खास करके 18 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चे विद्यालय नहीं जाते। सबसे बड़ी समस्या यहीं से शुरू हो जाती है कि बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिलती। अध्याय 1 में भी हमने देखा था, जब विकास की हमने बात करी थी तो हरियाणा की जो आय थी वो सर्वाधिक थी, भाई केरल से भी ज्यादा थी। परंतु जब केरल को हमने अध्ययन किया, केरल का, तो हमने क्या देखा कि वहां पर प्रति व्यक्ति आय चाहे कम हो, हरियाणा की तुलना में कम थी, परंतु वहां पर शिक्षा का स्तर अच्छा था, शिशु मृत्यु दर कम थी हरियाणा की तुलना में। तो ये सब वो कारण है जो उसको रैंकिंग दे रहे थे HDI में अच्छी। ठीक है, वहां पर मानव विकास सूचकांक की अगर हम बात करें तो केरल का मानव विकास सूचकांक हरियाणा की तुलना में अच्छा निकल करके आ रहा था। परंतु अगर पूरे भारत की हम बात कर रहे हैं तो हम ये देख पा रहे हैं कि 60% जनसंख्या यहाँ पर 5 से 29 वर्ष वाली है, जिसमें से आधी से भी अधिक जनसंख्या ऐसी है जो विद्यालय की ओर उन्मुख नहीं होती। अब भाई, इनमें सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा वो हैं जो 18 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चे हैं। ठीक है, तो समस्या तो यहीं से शुरू हो गई, उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही। अब देखिए इसका प्रभाव, वे या तो घर पर रहते होंगे या उनमें से अधिकतर बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे होंगे। भाई, इस बाल श्रमिक का हमारे अल्प बेरोजगारी में क्या प्रभाव है? देखिए, बाल श्रमिकों को अगर हमने रोजगार में देखा है, कहीं उद्योगों में लगा लिया है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, बाल श्रमिक कानून बन चुका है, बाल श्रम एक अपराध है, ये सब बातें हमें आगे चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। पर हम ये देख रहे हैं, कहीं पर हम एक उद्योग देख रहे हैं जहां बाल श्रमिक काम कर रहे हैं। तो देखिए, उन्हें एक तो अल्प मजदूरी दी जाती है, अल्प मजदूरी दी जाती है। औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतर हम देखते हैं बाल श्रमिकों को क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उन्हें अल्प मजदूरी दी जाती है। ठीक है, एक उनकी कुछ ज़्यादा डिमांडेशन नहीं होती, उनके लिए कुछ ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं की जाती,
जब वयस्क व्यक्ति होते हैं वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, पर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। इसलिए हम ये देखते हैं कि बाल श्रमिक जहां हमें दिखेंगे उस क्षेत्र में हम देखेंगे रोजगार के सृजन अन्य या योग्य या कुशल व्यक्तियों के लिए कम होते जाते हैं। इसके साथ साथ देखिए, यदि ये बच्चे भी विद्यालय जाने लगें तो हमें और अधिक भवनों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। देखिए, हम इसे ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि भाई अगर इन बच्चों को हमने विद्यालय से जोड़ा तो क्या होगा भाई, इनके लिए भवन बनाने पड़ेंगे विद्यालय के, इनके लिए अध्यापकों की आवश्यकता होगी, अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, परिवहन के साधन विकसित करने होंगे, तो ये सब चीज़ें होंगी जिससे कि रोजगार बढ़ेगा। अब देखिए इस संदर्भ में हमारा योजना आयोग क्या कहता है। योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षा क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? जब हम बाल श्रमिकों को या जो हमारा 18 वर्ष है उससे कम का जो एज फैक्टर वाले बच्चे हैं जो विद्यालय से दूर हैं, ड्रॉप आउट हैं या अशिक्षित हैं, उन्हें अगर हम विद्यालय से जोड़ते हैं तो हम ये देखेंगे कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। अब आप समझ पा रहे हैं कि 20 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार छोटी बात नहीं होती। तो इस प्रकार से अनेक सेक्टरों में बात कर रहे हैं हम, कैसे हम रोजगार के अतिरिक्त संसाधनों का या हम ये कहें रोजगार का अतिरिक्त सृजन कर सकते हैं। बच्चों इसके बाद में देखिए, इसी प्रकार अगर हम बात करें स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले और अधिक डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमें स्वास्थ्य का सेक्टर सुधारना है, क्योंकि हमने देखा था HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या देखा था, इनकम, ओके, फिर हमने देखा था हेल्थ, ओके, और एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ देखी थी। एजुकेशन की हमने बात कर ली, हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम कर सकें ऐसे अधिक संख्या में डॉक्टर चाहिए, नर्सेज चाहिए, स्वास्थ्य कर्मचारी चाहिए। तो ये सब वो तरीके हैं जिनसे रोजगारों का सृजन होगा और हम विकास के इन महत्वपूर्ण पहलुओं में चर्चा करने में सक्षम हो सकते हैं। भाई सीधी सीधी बात है, अगर जब तक आप रोजगार नहीं बढ़ा रहे तो आय नहीं होगी, ठीक है। व्यक्ति के पास रोजगार नहीं तो उसे इनकम कहाँ से मिलेगी, इनकम नहीं है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह पाएगा, उसको स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधा ही नहीं मिल पाएंगी। स्वास्थ्य भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है, तो क्या हम HDI में अच्छी रैंक ले सकते हैं? नहीं ले पाएंगे ना। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि विकास के जो महत्वपूर्ण पहलू है उस पर अगर हम विचार करते हैं तो हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या निकल कर आती है वो है लोगों के लिए रोजगार, और उसका कैसे सृजन किया जाएगा उसके ऊपर हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है, ठीक है बच्चों। इसी संदर्भ में अगर हम हमारे राष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि हमारा राष्ट्र या हमारे जो राज्य हैं या हमारा पूरा देश है, क्या वो इस क्षेत्र में कोशिश नहीं कर रहे होंगे? क्योंकि हमने देखा था कि तृतीय क्षेत्र की जो बुनियादी सेवाएं हैं उनका सृजन करना, उनका संचालन करना एक जिम्मेदारी बहुत बड़े स्तर पर सरकार की होती है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अल्प बेरोजगारी की जो समस्या निकल के आ रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रही है, क्या इसका सुधार के लिए क्या हमारी गवर्नमेंट प्रयास नहीं कर रही होगी? बिल्कुल कर रही है, उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहां के निवासियों की आय और उनके रोजगार में वृद्धि करने की संभावनाएं होती हैं, बिल्कुल होती है भाई। लक्ष्मी को जब हमने देखा, शुरू में जब लक्ष्मी का हमने उदाहरण लिया था तो हमें क्या लग रहा था, भाई इसके पास तो कुछ है नहीं, रोजगार के साधन नहीं है, ये तो इसी जिंदगी जीनी है और इस परिवार के साथ में अल्प बेरोजगारी की समस्या स्थायी रूप से रहने वाली है। परंतु जब हमने उसकी खोजबीन की, थोड़ा अन्वेषण किया, तो हमने देखा कि सुखराम को हम वहां लेके आते हैं और उसके परिवार को, लक्ष्मी के परिवार को अतिरिक्त आय के साधन देते हैं, अल्प बेरोजगारी वहां से हटा देते हैं। चलो सुखराम नहीं आया तो क्या होगा, उस पर भी हमने चर्चा कर ली। वहां बोरवेल करवा सकते हैं, नहर का पानी उसके खेत तक पहुंचा सकते हैं, उसके अच्छे बीजों के लिए हम कह सकते हैं उसे साहूकार से ऋण की जगह हमें सहकारी बैंकों से ऋण दिला दीजिए उसको। ये सब वो अनेक सारे उपाय हैं जो हर किसी ने वहां पे संभावनाएं लगाई। तो उसी आधार पे हम कह सकते हैं कि प्रत्येक राज्य और प्रदेश में वहां के निवासियों की आय और रोजगार को वृद्धि करने के लिए खूब सारी संभावनाएं होती हैं। यह पर्यटन अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग
अथवा सूचना प्रौद्योगिकी जैसी नवीन सेवाओं के माध्यम से हो सकता है। इन सेवाओं के माध्यम से भी हम रोजगार बढ़ा सकते हैं। जिसमें जो एबिलिटी है, जो व्यक्ति जिस कार्य में कुशल है, हम उसे उसी के स्तर का रोजगार देंगे तो हम ये देखेंगे हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा। व्यक्ति अच्छी मन लगा करके, हम कहें सरल शब्दों में समझना चाहें तो अच्छा मन लगा करके कार्य करेगा तो उसका प्रोडक्शन ऑटोमेटिक बढ़ेगा। प्रोडक्शन ग्रोथ कर रहा है तो हमारी जीडीपी में जो हिस्सेदारी है क्षेत्रकों की वो बढ़ जाएगी, हमारा सकल घरेलू उत्पाद बढ़ जाएगा और हमारी रैंकिंग सुधर जाएगी। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि इन सभी चीजों के लिए राज्य और प्रदेश में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। तो क्या आपको लगता है कि इनके लिए राज्य सरकारों ने या केंद्र सरकारों ने प्रयास नहीं किया? बिल्कुल प्रयास किया है, और इनमें से कुछ के लिए तो समुचित योजनाएं, सरकारी सहायता तक भी जारी कर दी गई है। और इसी क्रम में अब हम देखने जा रहे हैं एक ऐसे अधिनियम के बारे में जानेंगे, एक ऐसे अधिनियम को देखने वाले हैं जो रोजगार की गारंटी देता है कि भाई मैं गारंटी दे रहा हूं आपको रोजगार मिलेगा। ऐसा कौन सा अधिनियम है? तो बच्चों उसे हम जानते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। तो देखिए, सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, विगत कई वर्षों में यहां से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बेरोजगारी हमारी सबसे बड़ी समस्या है भारतीय अर्थव्यवस्था। जब हम अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो पहला चीज आता है अर्थ। अर्थ का मतलब आय। अरे आय को प्रभावित कौन कर रहा है? रोजगार। और हमारे पास में जब रोजगार ही नहीं है तो हमारी अर्थव्यवस्था डगमगाएगी। तो इसीलिए हम देखने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो हमारे सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। चलिए इस पे नजर डालते हैं। देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसे हम क्या कहते हैं? मगारा ग्रारा गा 2005। इसका मतलब यह है कि हमने इसकी शॉर्ट फॉर्म देखिए अगर इस अधिनियम की हम बात करें तो इसके अंतर्गत उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है, पहली चीज काम करने में सक्षम सभी लोगों को जिन्हें काम की जरूरत है, सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में कितने दिन का रोजगार दिया जाता है भाई? 100 दिन का रोजगार गारंटी के साथ में दिया जाता है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो लोगों को बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। अब आप ये समझ पा रहे हैं गारंटी का नाम यहाँ क्यों ऐड किया गया है भाई? या तो आपको रोजगार मिलेगा, वो भी कितने दिन का, ये जरूर याद रखना, वर्ष में 100 दिन का, ठीक है, एक वर्ष में 100 डेज का मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि अगर गवर्नमेंट ने आपको रोजगार नहीं दिया तो आपको मिलेगा बेरोजगारी भत्ता 100 दिन के लिए, ठीक है। जितना पेमेंट आपको वर्क करने पे मिलता उसी अकॉर्डिंग आपको बेरोजगारी भत्ता भी यहाँ प्रदान किया जाएगा। और ये अधिनियम कौन सा है? ये हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहता है। ये देखिए, इसके साथ साथ बच्चों अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि के उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो बच्चों इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं रोजगार अधिनियम गारंटी 2005 के बाद अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो आपने भी देखे होंगे कि जैसे जो पाल है उसका निर्माण किया जा रहा है। पाल मतलब तालाब के किनारों को सही किया जा रहा है। जो नहर नाले हैं उनकी मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। वनों में हम कह रहे हैं कि जो उचित प्रबंधन किया जा रहा है। ये सब चीजें की जाती हैं जिससे हम ये देखते हैं कि हमारा जो प्राथमिक सेक्टर है उसको मजबूत किया जा सके। उसके एवज के जितने भी कार्य हैं उनको इस अधिनियम के अंतर्गत वरीयता दी जा रही है। तो बच्चों यहाँ पे हमने ये देखा कि कैसे जो अतिरिक्त रोजगार का सृजन है वो किया जाए जिससे कि हमारा जो अर्थव्यवस्था का ढांचा है वो मजबूत हो और हमारी रैंक सुधरे। इन पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास में जितने भी टॉपिक हमने कवर किए हैं उनमें किसी प्रकार की कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही होगी। तो बच्चों देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में और अगली कक्षा में हम जानेंगे कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जो जुड़े होंगे हमारी भारत की अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों से। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।